तो देखो बच्चों, आज मैं एक नया यूनिट स्टार्ट करूंगा और ये यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स। ओके। इस यूनिट में जो हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। सिंबल होता है स्मॉल आर। ओके। तो देखो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। बात समझ गए बच्चों कि एक यूनिट टाइम में जो रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है, इसी को क्या बोला गया है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज एक रिएक्शन है जिसमें ए से बी में कन्वर्जन चल रहा है, ठीक है। तो या तो हम ए की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज मेजर करें एक टाइम इंटरवल में, या फिर बी की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज को, ठीक है, नोट करें एक टाइम इंटरवल में। और इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम कैलकुलेट करें तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मींस ए और प्रोडक्ट मींस बी, और इसे हम कहें डेल्टा सी अपॉन में है टाइम इंटरवल मींस टाइम ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन कितने टाइम तक चली। तो इस तरह से एक यूनिट टाइम में जो रिएक्टेंट हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है, यही रेशियो क्या कहलाता है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर मैंने एक साइन लगा रखा है प्लस एंड माइनस, तो ध्यान से सुने कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चों, कि रिएक्शन या तो चलेगी या बंद हो जाएगी, निगेटिव तो नहीं हो सकता ना रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो डेल्टा सी है मींस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, डेल्टा सी ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके। तो ऐसे में अगर निगेटिव हो गया डेल्टा सी और हम यहाँ साइन नहीं लगाएंगे तो आर निगेटिव आ जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो रिएक्शन रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए ये साइन लगाए जाते हैं, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, जहां डेल्टा सी क्या है बच्चों, C2 माइनस C1 मीन C2 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, आप चाहे वो रिएक्टेंट की ले रहे हो चाहे प्रोडक्ट की, C1 है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ओके। तो रेट ऑफ रिएक्शन का ये रिलेशन बन गया प्लस माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। ओके। अब आता है विद रिस्पेक्ट ऑफ, ठीक है, रिएक्टेंट। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ने लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, तो देखो बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद टाइम ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती जाएगी उसमें आप देखोगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, तो डिक्रीज होने के लिए साइन क्या लगा दिया गया है, नेगेटिव। और दूसरा रीजन ये भी है कि बच्चों जो डेल्टा सी होता है रिएक्टेंट के लिए वो निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है, क्योंकि जो फाइनल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो इनिशियल कंसंट्रेशन से तो कम हो जाएगी। ऐसे में डेल्टा सी मीन्स C2 लेस देन C1, तो डेल्टा सी निगेटिव आ जाएगा। अब हम यहाँ माइनस ऑलरेडी रखा है और यहाँ पे भी निगेटिव वैल्यू है, तो दोनों के प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और इस तरह से रेट हम क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा टी तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, टाइम तो आगे की तरफ ही बढ़ेगा, लेकिन डेल्टा सी दोनों कंडीशन हो सकती है। तो जब आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रिएक्शन रेट शो कर रहे हैं तो ध्यान रखें रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन चेंज के आगे आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें, ताकि डेल्टा सी की नेगेटिव वैल्यू और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाए, और इस तरह से हमें रेट मिल जाएगा। ओके। फिर आते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। तो देखो बच्चों, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन के टाइम के साथ बढ़ती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद द टाइम ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि जब रिएक्शन चलती है तो प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, तो डेल्टा सी पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि C2 यहाँ पर जो आपको C2 दिखेगा वो ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों, C1, कि रिएक्टेंट जब रहा होगा ज़्यादा प्रोडक्ट कम, तो जैसे जैसे रिएक्शन चलेगी रिएक्टेंट कम होता जाएगा और प्रोडक्ट बनता जाएगा। तो जब टाइम के साथ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ेगी, तो ऐसे में हमें रेट ऑफ रिएक्शन में यहाँ कुछ भी प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे ये प्लस माना जाएगा, तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब अगर हम इस तरह से देखें कि यहाँ पर टाइम ले रहे हो, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन, तो आप देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, कि ये क्या है बच्चों, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ आप लगातार देखोगे डिक्रीज होती जाएगी और एक कंडीशन ऐसी आएगी जीरो हो जाएगी। और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पहले जीरो टाइम पे जीरो थी, जबकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जीरो टाइम पर मैक्सिमम थी।
तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं टाइम के साथ लगातार बढ़ती जाएगी, और जब रिएक्टेंट खत्म तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज भी क्या हो जाएगा बच्चों, फिर जीरो हो जाएगा। मीन्स अब फिर कॉन्सेंट्रेशन ना तो घटेगी ना बढ़ेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरह से आपको दिख रहा है कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम रेट लेते हैं या प्रोडक्ट के, तो हमें क्यों इस तरह से साइन लेना होता है। ठीक है, फिर आता है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकालें तो कैसे निकालें। तो देखो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन में आपने देखा ये है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, चाहे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लो चाहे प्रोडक्ट के। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ टाइम, तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, कॉन्सेंट्रेशन को मोल पर लीटर में, टाइम को किस में लेते हैं बच्चों, सेकंड में। तो ये हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर हमें एक्टिव मास दे रखा है, मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है एक्टिव मास के फॉर्म में, तब आर की यूनिट क्या बन जाती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। जबकि अगर हम दूसरा देखें कि प्रेशर या पार्शियल प्रेशर के बेस पे कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के जो प्रेशर्स हैं उनमें क्या चेंजेस आ रहा है, तो प्रेशर की यूनिट में लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेशर और यहाँ टाइम। प्रेशर को या तो एटीएम में लें और टाइम को सेकंड में, तो हो जाएगा एटीएम सेकंड इनवर्स, या फिर बार में भी ले सकते हैं तो बार सेकंड इनवर्स। तो ऐसी रिएक्शन जो गैसियस स्टेट में चलती हैं वहाँ एक्टिव मास ना लेके हम क्या ले सकते हैं, उनके प्रेशर को ले सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन की जगह। अब देखो एक इस तरह से समझें, ये एक रिएक्शन लिखी है, ठीक है, रिएक्शन में मतलब ग्राफ है ये। यहाँ पर जो है हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं बच्चों, ये ग्राफ रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो रिएक्टेंट में आप देख रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। तो C1 कॉन्सेंट्रेशन सपोज 0.2 मोल पर लीटर है ना, और T1 टाइम था, मीन्स 10 सेकेंड में, रिएक्शन के 10वें सेकेंड में। और जब रिएक्शन 20 सेकंड तक चली, 20 सेकंड तक, तो कॉन्सेंट्रेशन 20 सेकंड में कितनी होगी, डिक्रीज होगी 0.01। तो यहाँ टाइम हम ले रहे हैं, यहाँ पर हमने कॉन्सेंट्रेशन ली। अब रेट निकालना चाहें, चूंकि ये रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं बच्चों, तो माइनस लगा दिया आपने। C2 की वैल्यू देखो 0.01, C1 की है 0.02, टाइम वही 20 माइनस 10, तो इस तरह से रेट आ गया 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमें ग्राफ से भी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और भी आगे हम क्वेश्चन अभी देखेंगे। अब देखो बच्चों, अगर कोई रिएक्शन की रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव मास एंड पार्शियल प्रेशर, कई बार आपको रिएक्शन का रेट पार्शियल प्रेशर के बेस पे निकालना होता है या फिर हम किससे, तो देखो एक रेट तो अगर हम एक्टिव मास के बेस पे देखें, यहां पर हमने क्या लिया है, एक्टिव मास, ठीक है, यहां पर हमने क्या लिया है, प्रेशर। जिस स्पीसीज का हमें जिसके रिस्पेक्ट में मान लो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो उस टाइम में रिएक्टेंट के प्रेशर में एक यूनिट टाइम इंटरवल में कितना चेंज आ रहा है बोले। तो जब हम कंसंट्रेशन में, तो ये तो आपने ऊपर देख लिया, अगर प्रेशर लेते हैं तो ये हो जाएगा P2 - P1 अपॉन T2 - T1, जहां P1 प्रेशर हो गया T1 टेम्परेचर में और P2 प्रेशर हो गया बच्चों T2 टेम्परेचर में। तो अगर हम दोनों के रिएक्शन रेट्स को देखें कि डेल्टा P और डेल्टा T में क्या रिलेशन आएगा, कि अगर हम पार्शियल ये प्रेशर वाले रेट को हम कौन से मोल एक्टिव मास वाले रेट में चेंज करना चाहें या एक्टिव मास वाले रेट को हम इसमें चेंज करना चाहें, तो आप देख रहे हैं कि ये रिलेशन बनेगा डेल्टा P, ठीक है, अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू हो जाएगा क्या बच्चों, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T इंटू RT। डेल्टा C मतलब यह है यहाँ मोल अपॉन वॉल्यूम आ गया, तो P यहाँ से जो PV था वो यहाँ आ गया, तो ये हो गया डेल्टा C, जहाँ C क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, या मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। और अगर मैं कहूँ डेल्टा C अपॉन डेल्टा T लेना है तो कैसे चेंज करोगे, तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इंटू क्या हो जाएगा, RT। तो इस तरह से एक रेट को हम दूसरे रेट में की यूनिट में चेंज कर सकते हैं, प्रेशर की यूनिट से एक्टिव मास की यूनिट में या एक्टिव मास की यूनिट से प्रेशर की यूनिट में। तो ये रिलेटेड होते हैं इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो बच्चों, जैसे यहाँ लिखा है डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, मीन्स रेट है 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आपको रेट को लाना है इन ATM सेकेंड इनवर्स में, तो कैसे चेंज करें, तो सबसे पहले आपको डेल्टा P डेल्टा T ये निकालना है,
तो आपको क्या करना होगा, जो भी रेट डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी दे रखा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, आर टी से। ठीक है, टेम्परेचर आपको बता दिया जाएगा। तो इस तरह से ये लिया आपने मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, आर की यूनिट रख दी 0.0821 लीटर एटीएम, कैल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, और टेम्परेचर है 300 कैल्विन। अब आप देख लो कि क्या क्या यूनिट हट रही है। देखो लीटर से लीटर हट गया, ठीक है, और मोल से मोल हट गया, एटीएम और कैल्विन से कैल्विन हट गया, तो बचा आपके पास क्या, एटीएम यहां पर और यहां सेकेंड इनवर्स। तो आंसर आ गया आपका इस तरह से। तो ये रेट जो था मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स का, उसको जब आप एटीएम पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे चेंज कर सकते हैं एक रेट को दूसरे रेट में। अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो ये रिलेशन मैंने आपको बता दिया। फिर ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन रेट, उसके कौन कौन से टाइप हैं। तो देखो पहला है एवरेज रेट। एवरेज रेट का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड एट लॉन्ग टाइम इंटरवल, कि एक ऐसा रिएक्शन रेट जो एक लॉन्ग टाइम इंटरवल में मेजर किया जाता है, मतलब एक लॉन्ग टाइम इंटरवल में कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ उसको बोलते हैं एवरेज। इसका फॉर्मूला लगेगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। वही नेगेटिव जो आपने ऊपर पढ़े वो एवरेज का ही है, मीन सी टू माइनस सी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, कि दो टाइम इंटरवल में क्या रेट है उसके बीच में निकाला कि कब घटा बढ़ा, इससे कोई मतलब नहीं। T1 से लेके T2 तक का एक लॉन्ग टाइम इंटरवल ले लिया, इसमें C1 और C2 ले लिया और एक एवरेज निकाल लिया। क्योंकि एवरेज क्यों बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि टाइम के साथ वो क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, तो हर सेकेंड में, हर मिनट में चेंज होगा। तो एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी कि यहाँ से यहाँ तक कुल कितना टाइम था और यहाँ से यहाँ तक कुल कितनी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई, एक एवरेज निकाल लिया। ओके, जो अभी आपने देखा। फिर एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। देखो ये है एक लॉन्ग टाइम इंटरवल में, कि आपने देखा सी T2 माइनस T1 में कि एक 10 मिनट से लेके 20 मिनट तक चली। अब मान लो एक टाइम इंस्टेंट में लिया जाए कि 10वें सेकंड में कितनी चली, 11वें सेकंड में कितनी चली, 12वें सेकंड में कितनी चली, और फिर टोटल 10 से 20 सेकंड तक चली, तो एवरेज हो गई। लेकिन इन दो टाइम इंटरवल के बीच में किसी एक टाइम इंस्टेंट में द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि मान लो 11वें मिनट में रिएक्शन क्या चली, ठीक है, तो यहां पर इंस्टेंटेनियस रेट जब लिखेंगे तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी में टाइम जो इतना इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लें कि वो जीरो की तरफ जा रहा हो, तो उस बहुत ही टाइम इंस्टेंट में, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम में कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, वो इस तरह से हम लिखेंगे dc अपॉन dt। मतलब इंस्टेंट रेट हो गया dc अपॉन dt, जहां dc है इनफाइनेटेसिमली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और dt जो है बहुत ही टाइम इंस्टेंट है। अब देखो बच्चों, इतने से टाइम इंस्टेंट में कि पिको सेकेंड या सेकेंड और या उसके फ्रैक्शन में कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज आया है, इतना इजी नहीं है इसको कैलकुलेट करना, समझ गए ना। तो इंस्टेंटेनियस रेट को हम प्रैक्टिकली ना निकाल के क्या करते हैं कि जो एवरेज रेट का ग्राफ है, जैसे ये ग्राफ है कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का, कि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन लिया और टाइम, तो एक लॉन्ग टाइम इंटरवल में आप देख रहे हैं इस तरह से एक ये कर्व आ रहा है ना। तो इस कर्व के हर पॉइंट में रेट होगा, कोई ना कोई होगा ना। यहाँ से लेके मान लो हम, ये है एक पॉइंट और यहाँ से लेके यहाँ तक रिएक्शन चली, ठीक है, तो ये मान लो कंसंट्रेशन क्या थी C1 और यहां तक चली C2, और यहां का टाइम था T1 और यहां का टाइम है T2, तो यहां से यहां तक तो एवरेज निकलेगा। लेकिन इस पूरे ग्राफ के किसी भी पॉइंट में रेट निकालना है, कि यहां से रिएक्शन टाइम मान लो 10 सेकंड से स्टार्ट हुई और यहां टाइम 20 सेकंड तक चली, तो इस 11वें सेकंड में क्या रही होगी, तो ये मान लिया जाए 15वें सेकंड में निकालना है कि उस समय 15वें सेकंड में क्या चल रही होगी। तो 15वें सेकंड में कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ होगा, कितना प्रोडक्ट। तो आप ऐसा इस तरह का स्लोप ले लें, चाहे ये स्लोप ले लें, चाहे पूरी इस तरह से स्लोप ले लें, तो ये वैल्यू निकाल लें इस तरह से, या ये वैल्यू निकाल लें इस तरह से, तो एंगल तो सबका सेम आएगा ना बच्चों। ये थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा है। लेकिन आप देख रहे हैं तो इस तरह से हमें क्या करना है कि इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट टाइम।
ठीक है, कि किसी इंस्टेंट टाइम में, किसी एक पॉइंट में टाइम में एक पॉइंट लें और उसका एक टेंजेंट ले लें बच्चों, और उस टेंजेंट का स्लोप निकाल लें। अब देखो ये टेंजेंट निगेटिव दिख रही है, किसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूं मैं, रिएक्टेंट के। तो हम जानते हैं कि जब हम निगेटिव स्लोप दिखती है तो टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव स्लोप से लें, मतलब नीचे की तरफ जो भी हो ना, या फिर अगर ये लाइन ऊपर की तरफ जाती तो ये पॉजिटिव स्लोप है। जैसे आप किसके लिए, किसके रिस्पेक्ट में निकाल के देख लो, प्रोडक्ट के, तो ये पॉजिटिव स्लोप दिखेगी। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं तो यहां से जो नीचे की तरफ चल रहे हैं तो थीटा, जो टेन थीटा की वैल्यू है, निगेटिव की तरफ जा रही है, और वही ऊपर की तरफ पॉजिटिव रहेगी। जितना ऊपर एंगल, मान लो ये थीटा एंगल है तो ये थीटा एंगल है, तो जितनी ये पॉजिटिव वैल्यू होगी उतनी ही ये निगेटिव वैल्यू में होगी। तो इस तरह से स्लोप निगेटिव हो गई, तो हम निगेटिव वैल्यू ले लें। और रेट ऑफ रिएक्शन तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं, इस तरह से साइन जो लगा रखा है आपने, कि इसका जो रेट है रिएक्शन निकालना चाहेंगे तो ये हम लिखते हैं माइनस डी सी अपॉन डी टी, तो टेन थीटा, तो थीटा निकाल लो, ये थीटा चाहे इधर से निकाल लो, चाहे इधर से निकाल लो, चाहे इधर से निकाल लो, और ये वैल्यू निगेटिव होगी। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगा, कि स्लोप निगेटिव है, मतलब टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव आएगी तो रेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो समझ गए आप कि जो इंस्टेंट रेट है, किसी एक टाइम इंस्टेंट में एक पॉइंट लें और उसमें एक इस तरह से टेंजेंट लें, स्ट्रेट लाइन, और उसका स्लोप निकाल लें, वो स्लोप का निगेटिव वैल्यू ले लें टेन थीटा में, और वही क्या बन जाएगा, अगर आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ग्राफ दिया गया है तो वही निकलेगा क्या बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट। या फिर डीसी और डीटी ये वैल्यू इधर से ले लें, इससे दोनों का रेशियो लें, उससे आपके पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, उससे भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको स्लोप कैलकुलेट करना है। तो ये बात समझ गए ना कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या है। फिर आता है एक इनिशियल रेट। देखो इनिशियल रेट का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड एट बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इनिशियल रेट। मीन्स हम ये कहें कि जो टाइम इंटरवल है ना, ये वाला, ये लगभग क्या होता है, जीरो। तो जीरो टाइम में कितना रेट ऑफ रिएक्शन है, तो हम ये जो कर्व ले रहे हैं कंसंट्रेशन और टाइम की, तो इसके इस जीरो टाइम, मतलब इस कर्व को थोड़ा पीछे बढ़ा के और जीरो टाइम के बीच में एक पॉइंट लें और वहां से एक स्लोप की टेंजेंट निकाल लें। ये थीटा की वैल्यू निकाल लो, ये थीटा जो आएगा यही क्या हो जाएगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब टाइम बिल्कुल जीरो की तरफ जाएगा तो ये रेट ये बन जाएगा, तो माइनस डी सी, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ये आ जाएगा टेन थीटा इजक्वल टू माइनस डी सी अपॉन डी टी। चूंकि यहां पर ये आप देख रहे हैं स्लोप क्या है बच्चों, ये निगेटिव है, तो इस तरह से इस निगेटिव वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, और ये निगेटिव है और निगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम रेट आएगा बच्चों। जो इनिशियल रेट होता है वो मैक्सिमम होता है, तो इस तरह से इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, ये इनिशियल रेट, मैंने ये इनिशियल लिखा हुआ है, तो इनिशियल रेट टेन थीटा से, और इस तरह से स्लोप नेगेटिव है, टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो रेट आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इस तरह से सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी इंस्टेंटेनियस रेट की, फिर ठीक है सॉरी इनिशियल रेट की, फिर इंस्टेंटेनियस रेट की, और फिर एवरेज रेट की। अगर आप एवरेज रेट और टाइम के बीच में ग्राफ लें, कि यहाँ पर हम रेट, एवरेज और टाइम लें, तो आप देखोगे कि ये लगातार बच्चों डिक्रीज होता जाएगा। समझ गए ना, क्योंकि हर बार कंसंट्रेशन कम होती जाएगी हर उतने ही टाइम इंटरवल में, तो एवरेज रेट डिक्रीज होता है, जबकि इंस्टेंटेनियस रेट आप देखोगे कि यहाँ पर अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट और टाइम लें तो वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। बात क्लियर है कि एवरेज रेट डिक्रीजेस विद टाइम बिकॉज डेल्टा सी ऑल्सो डिक्रीजेस विद टाइम, कि हर उतने ही टाइम इंटरवल में आप देखोगे डीसी की वैल्यू जो है, डेल्टा सी की वैल्यू, वो सॉरी डेल्टा सी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। और जबकि इंस्टेंटेनियस रेट हर सेकंड का इतना छोटा टाइम इंटरवल है बच्चों कि उसमें कंसंट्रेशन चेंज से रेट में चेंज को हम निग्लेजिबल कर सकते हैं, इसलिए ऐसा होगा। बात क्लियर है, तो यहाँ तक हमने देखा, तो यही लिखा हुआ है देखो कि टाइम के साथ इंस्टेंटेनियस रेट जो है कांस्टेंट रहेगा, एवरेज रेट डिक्रीज होगा, जो मैं यहाँ बना रहा था। तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई कि एवरेज रेट एक लॉन्ग टाइम इंटरवल में, इंस्टेंटेनियस रेट किसी टाइम इंस्टेंट में, पर्टिकुलर एक सेकेंड में या उसके भी फ्रैक्शन में, और इनिशियल रेट का मतलब है कि बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन में।
दो रेट आप देख रहे हैं कि आप स्लोप ले लें, कर्व लें, और कर्व की स्लोप से उस टेंजेंट लें और उसकी स्लोप से निकाल लें। स्लोप चूंकि निगेटिव है और आपने रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट लिया है, तो आपके पास जो जो रेट आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, अब हम आ जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टाइक्योमेट्री ऑफ रिएक्शन। समझ गए बच्चों कि रेट ऑफ रिएक्शन में अगर हमें रिएक्शन की स्टाइक्योमेट्री दे रखी है, मींस उसमें रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के मोल बैलेंस्ड इक्वेशन में एक से ज़्यादा दिख रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बताएंगे। तो देखो इसको इस तरह से समझें कि ये सपोज एक रिएक्शन है N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D। ठीक है, ये एक रिएक्शन लिखी हुई है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो अगर हम ए के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो पहली बात तो निगेटिव साइन लगेगा। दूसरा ये होता है कि जो कंसंट्रेशन चेंज है, समझ गए बच्चों, रिएक्टेंट ए की, उसको इसके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें। तो ये इक्विवेलेंट बराबर हो गए ना बच्चों। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अगर हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स के क्या कर दें, उनके जो मोल्स हैं रिएक्शन में, एक्टिव मास हैं, हम उसे किससे डिवाइड कर दें, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो वो उनके क्या बन जाते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट। तो कोई भी रिएक्शन है हम जानते हैं कि बराबर इक्विवेलेंट रिएक्शन करते हैं, तो इसका मतलब है कि उनके सभी के इक्विवेलेंट जब बराबर रिएक्शन कर रहे हैं तो उनके रेट्स भी क्या होंगे, उस टाइम इंटरवल में सेम आते हैं। ओके, इसीलिए इसको हम लिखेंगे -1/n1 और डेल्टा टी अपन, मतलब ये कहलाएगा डेल्टा ए अपॉन n1, ये हम कहेंगे इक्विवेलेंट ऑफ ए, और उसका टाइम इंटरवल सेम सबका रखा गया है, तो सबके इक्विवेलेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में या प्रोडक्ट के बनने का रेट सबका बराबर होगा। तो आपको करना क्या है, जो भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स दे रखे हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो इस तरह से ये आपके बराबर हो जाएंगे रेट्स। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये सिंबल है माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डी टी, अब एक्स की जगह ए बी सी जो भी रिएक्टेंट्स है वो रखना है, तो ये कहलाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, ठीक है, किसका डिसअपियरेंस रेट हो गया बच्चों, ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ऐसे ही जैसे ये लिखा है माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए रिएक्टेंट। ठीक है, ये है। तो इस तरह से ये जो है माइनस और सिंबल और डेल्टा टी, मतलब कंसंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम, इतनी वैल्यू रेट ऑफ डिसअपियरेंस कहलाएगी बच्चों रिएक्टेंट की, वो नहीं कि 1/n1 सहित। ऐसे तो ए के लिए ये लिखा जाएगा। ऐसे हम ये कहेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये है कि हम जब प्लस साइन के साथ यहाँ एक्स कोई भी सिंबल रखें जिस प्रोडक्ट का, तो ये कहलाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्ट का जैसे सी के रिस्पेक्ट में लें तो हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी प्रोडक्ट। समझ गए ना कि सी प्रोडक्ट के बनने का रेट ये है, अपीयर होने का रेट है। और अगर हमें एक का रेट अपीयरेंस या डिसअपियरेंस रेट कोई भी एक दे रखा हो, तो दूसरा रेट बिल्कुल इजी गोइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अपीयरेंस रेट या डिसअपियरेंस रेट ऑफ बी, इसके रिस्पेक्ट में कि ए का कितना मोल डिसअपियर होगा बी के डिसअपियर होने के रेट में। तो देखो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उठा के आप n1/n2, देखो 1/n2 तो ऑलरेडी था और यहाँ से 1/n1 इसका उठा और यहाँ आ गया, तो इस तरह से ये हो गया n1/n2 डेल्टा, ये हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी से ये मल्टीप्लाई कर दें n1/n2। सोचो n1 n2 बराबर होते तो दोनों के डिसअपियरेंस रेट बराबर होते, n1 डबल होता और n2 मतलब n1 n2 से डबल होता, तो सीधा सा है कि a का डिसअपियरेंस रेट b के डिसअपियरेंस रेट से डबल होता। तो सीधा सा है कि जिसके आगे जो भी नंबर लिखा है उसको क्या करना है, दूसरे के रिस्पेक्ट में लेके, और ये बता सकते हैं कि किसका रेट किसके रिस्पेक्ट में डबल है, ट्रिपल है, या इस तरह से आप डिसअपियरेंस रेट। ठीक इसी तरह से अगर हम सी के साथ कंपेयर करें ए का, तो ए के डिसअपियरेंस का रेट जो है वो सी के अपीयरेंस रेट से n/n3 के प्रोडक्ट के बराबर है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करना है। जैसे ये है, देखो लिखा है N2 + 3 2 अमोनिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया ये रखा
रखा है 3 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 एंड H2। ओके, तो आपने रिएक्शन लिख ली N2 + 3H2 2 अमोनिया माइनस, ये हम रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट के ले रहे हैं तो ये हो गया माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T, ये हो गया 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, और ये इस तरह से। अब आपको डिसअपियरेंस या अपीयरेंस, तो देखो अमोनिया का अपीयरेंस रेट दे रखा है, मीन्स ये दे रखा है क्या, डेल्टा अमोनिया अपॉन डेल्टा T इक्वल टू ये। अब आपको क्या करना है, पहले नाइट्रोजन का डिसअपियरेंस रेट निकालना है, तो आप अमोनिया से कंपेयर कर दो 1/2। तो इस तरह से नाइट्रोजन के डिसअपियरेंस का रेट जो है अमोनिया के अपीयरेंस रेट का आधा है। और वैसे भी देखो जब इसका 1 मोल लग रहा है तो इसका 2 मोल, तो जब इसके 2 मोल बनेंगे तब इसका 1 मोल डिसअपियर होगा ना, तो सीधा दिख रहा है। ऐसे अगर हम यहाँ आ जाएं तो इस तरह से आपने रेट निकाल लिया। अब हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन के जब 3 मोल लग रहे हैं तो अमोनिया के 2 मोल बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के डिसअपियरेंस का रेट माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा है, तो 3 उठा के, तो इस तरह से आपने देखा कि अमोनिया का जो भी प्रिपरेशन रेट था उससे ये क्या है 3/2 टाइम्स ज़्यादा होगा। ओके, तो इस तरह से आपने रेट निकाल लिए। तो जो है किसी भी रिएक्शन का बस जरूरी है कि वो क्या लिखा हो, बैलेंस्ड इक्वेशन, और किसी एक की अपीयरेंस या डिसअपियरेंस रेट दे दे, बहुत ईजी कोई निकाल सकते हो। अब जैसे ये लिखा है N2O5 ब्रेक हो रहा है 4NO2 और O2। N2O5 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 2.33 मोल पर लीटर और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है 2.08, और ये टोटल कॉन्सेंट्रेशन चेंज आ रहा है 8184 मिनट्स में। आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इन मिनट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, आवर इनवर्स एंड ऑल्सो द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ NO2, कि ये क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो हम रिएक्शन रेट निकालेंगे, तो हम चूंकि N2O5 के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो हम उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज को डिवाइड कर देंगे, और माइनस साइन तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में है, और ये टाइम इंटरवल आपने ले लिया, ठीक है, T1 और T2 का। इसको सॉल्व किया तो रेट आ गया, आपने यहाँ टाइम जो है किस में लिया है, मिनट में, तो ये आया 6.79 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ओके, अब आपको इसको सेकंड में ले जाना है। तो देखो बच्चों, 1 मिनट, अगर आप जानते हैं कि एक जो मिनट होता है वो कितने के इक्वल होता है, 60 सेकंड के, समझ गए ना। तो जहां आप मिनट इनवर्स हो रहा है उसको आपने नीचे रख दिया उस मिनट को 60 में, तो जितने भी मिनट्स रहे होंगे इस तरह से, तो पर मिनट में था, 1 मिनट था तो आपने 60 कर दिया, तो ये आंसर 60 से, मतलब ये जो मिनट में रेट था वो किससे डिवाइड हो गया, 60 से। तो छोटा टाइम हो गया ना, और छोटा, तो 60 टाइम्स डिवाइड हो गया, तो ये आ गया सेकेंड इनवर्स। फिर आते हैं आवर इनवर्स। तो आप ये जानते हैं कि यहाँ पर कि 1 आवर इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितना होगा, 1/60 आवर। तो मैंने वही कर दिया 1/60 आवर पर मिनट में, तो ये मिनट से मिनट हटा दिया तो 60 मल्टीप्लाई हो गया। 1 मिनट में था ना, तो 1 घंटे में कितना, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस तरह से ये आपका आंसर आ गया मिनट से आवर इनवर्स में। तो ऐसे समझ गए ना आप कि आपको अगर सेकेंड में ले जाना है तो 60 से डिवाइड करना है, और आवर में ले जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो गया। अब आ जाता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कितना होगा। तो अब आप रेट से मिला लो कि रेट 1/4, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 है, और डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, तो जितना रेट रहा होगा रिएक्शन का उसका 4 टाइम्स फॉर्मेशन रेट किसका होगा बच्चों, NO2 के फॉर्मेशन का। तो इस तरह से याद, यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। और देखो एक क्वेश्चन है कि 2H2O2 इक्वल टू 2H2 और O2, ये लिखा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज 36 ग्राम पर मिनट, कैलकुलेट, ठीक है, कि कैलकुलेट द रेट ऑफ, ठीक है, किसका निकालना है हमें, कैलकुलेट रेट ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ H2O एंड disappearance rate of H2O2, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये रिएक्शन लिख ली। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 दे रखा है 36 ग्राम पर मिनट। अब देखो बच्चों, यहाँ ग्राम से हम किस में चेंज करेंगे, पहले मोल में। तो यहाँ पर हम O2 के क्या ले लेंगे, मोल। ये एक्टिव मास नहीं है बल्कि क्या हो गया, एक
मोल्स हो गए। तो इतने मोल पर टाइम में, तो मोल देखो 36 को आपने मोल में चेंज किया तो ये आ गया 1.125 मोल। तो जो रेट ऑफ अपीयरेंस है ऑक्सीजन का, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब अपीयरेंस रेट जो है ऑक्सीजन का वो आ रहा है 1.125 मोल पर मिनट। ओके, आपको निकालना है कि H2O के फॉर्मेशन रेट क्या होगा। तो देखो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1/2, तो हमने कर दिया 1/2 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। हम 2 उठा के यहाँ कर दें तो हमें ये तो पता है ना O2 की फॉर्मेशन रेट जो कितनी दे रखी है 1.125 मोल पर लीटर। तो मैंने देखा तो H2O के फॉर्मेशन की रेट जो है आप देख रहे हैं सीधा दिख रहा है कि H2O के फॉर्मेशन की रेट O2 के फॉर्मेशन रेट से डबल आएगी। तो इस तरह से ये आ गई डबल 2.25 मोल पर मिनट। आप इसे मोल से ग्राम में चेंज कर दो तो 2.25 मोल को 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुल मिला के H2O का इतने ग्राम पर मिनट में आ जाएगा। ये H2O के फॉर्मेशन की रेट है ग्राम पर मिनट में। अगर आपको किसकी निकालनी है इसका, अगर आपको कि आप ऐसा लिखें डिसअपियरेंस रेट ऑफ H2O2, तो ये हो जाएगा कौन सा डिसअपियरेंस रेट ऑफ H2O2 निकाल लें। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया है मैंने तो आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं 1/2 डी H2O2 अपॉन डी टी इजक्वल टू यहाँ क्या आएगा DO2 अपॉन ये हो गया, ठीक है, डेल्टा H2 तो एवरेज रेट है, तो यहाँ पर माइनस डेल्टा H2O2 अपॉन डेल्टा टी इजक्वल टू वहाँ ले जाएं तो 2 इंटू डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। तो मीन्स 2 इंटू 1 पॉइंट कितना था 125 मोल पर, ठीक है, यूनिट क्या थी मिनट में, है ना। अगर हमें इसे ग्राम में ले जाना चाहें तो 2 इंटू 1.125 इंटू, अब देखो आप H2O2 का टोटल वेट कितना हो जाएगा मतलब मोलर मास 34, तो इतने ग्राम पर मिनट में आ जाएगा डिसअपियरेंस रेट ऑफ H2O2। तो मतलब ये है कि अगर आपको किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास ग्राम पर मिनट ग्राम पर आवर किसी में दे रखा है तो पहले उसे मोल में चेंज कर लें, भले वॉल्यूम नहीं दे रखा तो सीधा है मोल पर यूनिट टाइम में आ गया कंसंट्रेशन चेंज। बस फिर उससे पहले मोल की उसी स्टोइकियोमेट्री को लगा लो, दूसरे रिएक्टेंट के मोल में निकाल लो अमाउंट और फिर उसे ग्राम में चेंज कर लो मोलर मास के थ्रू। ओके, इसी तरह से ये लिखा है इन अ रिएक्शन सर्टेन रिएक्शन सोन 4A प्लस 2B इक्वल टू 3C द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C जितना है व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तो सब ये दे रखा है आपको डेल्टा सीखा है कि डे मतलब एक इंस्टेंट कोई भी रेट ले लें, मान लो हमें ये दे रखा है कि ये रेट है DC अपॉन DT 9.6 इतना गिवन है, ठीक है। तो अब आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको ये कॉन्सेंट्रेशन अपीयरेंस रेट दे रखा है, ठीक है, कि रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब अपीयरेंस रेट ऑफ C दे रखा था, तो आपने कर दिया स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड, तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन ये आ गया मोल पर लीटर पर सेकेंड में। बात क्लियर है। तो इस तरह से आपको रेट ऑफ रिएक्शन और उसके टाइप्स स्टोइकियोमेट्री की बेस पर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना, ये सब मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। अब आप इनकी करके देखो, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इनको कई बार वीडियोस देखो, बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। और डिटेल में पढ़ना है तो इससे पहले भी वीडियोस पड़े हुए हैं केमिकल काइनेटिक्स के, उसमें सब कुछ और भी डिटेल में दे रखा है। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट में, ठीक है, जिसमें हम मॉलिकुलरिटी फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के बाय।